हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षर। स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन और उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे तुम्हें समझ में आने वाली है। तो काफी ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना और हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है। तो आइए इनको सोल्व करते हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका के दिया हुआ है। के मतलब क्या है, लास्ट टाइम पे बात कर चुके हैं, रेट कांस्टेंट। तो के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 0.025 एमएस माइनस। ये एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो हमें लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो जीरो ऑर्डर होता है उस जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हारी जो इसकी यूनिट होती है के की, वो क्या होती है, ये यूनिट होती है। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब उसके लिए के दिया हुआ है। What will be the concentration of A after 15 सेकंड। ठीक है, ये है 15 सेकंड के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसकी 0.5 एम है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, ए नोट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.5 एम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.5 एम दिया हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है। टाइम कितना दिया हुआ है, 15 सेकंड दिया हुआ है। टाइम लिख दिया मैंने 15 सेकंड्स। कभी भी अगर टाइम दिया हो ना, तो टाइम को एक बार सिंपल सी एक चीज तुम्हें यहाँ पे करनी होती है कि अगर यहाँ पे सेकंड है तो पता कर लो कि क्या यहाँ पे भी सेकंड है ना। सपोज अगर यहाँ पे तुम्हें मिनट दे दिया और यहाँ पे सेकंड दे दिया, तो पहले इस मिनट को कन्वर्ट करोगे सेकंड में। यहाँ पे डे दे दिया और यहाँ पे दे दिया सेकंड, तो उसको डे को कन्वर्ट करोगे सेकंड में। वो कैसे करना है वो तुम लोगों को आता है। ठीक है, तो उस चीज को समझाने की जरूरत है ही नहीं। तो के दिया हुआ है, एनोड दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। मुझे पता लगाना है कि किसी 15 सेकंड के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है लास्ट टाइम पे, ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के इंटू टी, है ना। यहां से अगर मैं ए टी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ए टी उधर लेके जाऊंगा, के टी इधर लेके आऊंगा, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं यहां से ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। ए नोट की वैल्यू कितनी है, ए नोट की वैल्यू है 0.5 माइनस के की वैल्यू कितनी है 0.025 इनटू टी कितना है 15 सेकंड। टी कितना है 15 सेकंड। तो इसके बाद इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना आएगा 0.025 इंटू 15, ये हो जाएगा अपने पास 0.375। ये कितना हो जाएगा 0.375। तो यहां से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.125। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो किसमें आएगा तुम्हारा, एम के अंदर। चीज क्लियर है। तो अगर टी टाइम पे, टी टाइम मतलब 15 सेकंड के बाद अगर हमें पूछ रहा था, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 0.125 एम। याद रहेगी, सिंपल सी चीज है, काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, तो आराम से पता लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई ए नोट की वैल्यू दी हुई है। मैं पहले उस ए नोट की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लिखा हुआ है 0.75 एम, है ना। फिर एक के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 0.015 एम पर मिनट, मतलब मोल पर लीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहला वाला करवाया, इसके अंदर तुम्हें मेंशन किया हुआ था कि ये जीरो ऑर्डर है, लेकिन मैंने ये सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया कि ये जीरो ऑर्डर है। हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है सेकंड ऑर्डर हो। तो कभी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। सोचो, तुम्हारे लिए एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं मैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमें अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसका ऑर्डर क्या है, तो क्या कोई और तरीका है जिससे मैं उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका है इसका यूनिट, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो इसका यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो इसका यूनिट क्या है ये, और ये यूनिट किसका होता है, जीरो ऑर्डर का। ये यूनिट किसका होता है, जीरो ऑर्डर का। याद रहेगी इतनी चीज, इसकी वजह से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
चीज समझ में आ रही है? तो कभी किसी क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर कि मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो तुम सिंपल उसके के की वैल्यू, और के की वैल्यू नहीं, के का यूनिट देख के पता लगा सकते हो कि उसका ऑर्डर क्या होगा। चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा और जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बताऊंगा तो तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी इसके बीच में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अगर ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है तो कैसे पता लगाते हैं? पता लगाते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट से। बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मिनट है, यहाँ पे भी मिनट है, तो हमें किसी पर्टिकुलर यूनिट में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे AT निकालना है। AT इज इक्वल टू हो जाएगा A0 माइनस KT, है ना। A0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.75 माइनस 0.75 माइनस K की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.015 इंटू 15, है ना। बढ़िया। तो 0.75 माइनस 15 कितना कर दोगे? 0.225 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.225, क्योंकि 15 इंटू 15 होता है 225, तो ये हो जाएगा 0.225। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.525। तो आफ्टर 15 मिनट्स इतनी कॉन्सेंट्रेशन है कि बच जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है। अगली चीज, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया मैंने, वैरायटी चेंज की है तो समझोगे। क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस्ड टू 0.06 m। मुझे कितना टाइम लगेगा कि मेरी कंसंट्रेशन 0.06 m हो जाएगी। तो अब की बार वो टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो टाइम पूछ रहा है तो अब की बार उसने 80 की वैल्यू दे दी है, मतलब अब की बार उसने क्या दिया है? अब की बार उसने 80 की वैल्यू दे दी है 0.06 m। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हें अब की बार प्रोवाइड कर दी गई है। और अब की बार टी पूछा है तो सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाना है, ये लगाना है, मतलब 80 इक्वल टू A0 माइनस KT लगाना है, सिंपल, है ना। अब 80 की वैल्यू कितनी है? 0.06। ठीक है, A0 की वैल्यू कितनी है? 0.75 माइनस K की वैल्यू कितनी है? 0.015 इंटू T, है ना। तो यहां से अगर तुम इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 0.015 इंटू T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.69, है ना। यहां से जब T की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आंसर निकल के आएगा 46 मिनट्स। आंसर कितना निकल के आएगा? 46 मिनट्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, तो आई थिंक वो भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये दो क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसको आराम से देखना और समझने की कोशिश करना कि इसको कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है A0 की वैल्यू दी हुई है 1.50 m, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है A0 1.5 m, और लिखा हुआ है आफ्टर 40 सेकेंड्स AT इक्वल टू 0.3। ठीक है, AT की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.3, और K की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 सेकेंड्स। ठीक है, अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक चीज मैंने बताई थी कि अगर तुम्हें सपोज क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है तो तुम्हें K की यूनिट देख के पता लगाना है, लेकिन तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर K है ही नहीं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज तुम पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ओनली K की यूनिट एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं ऑर्डर, और कोई तरीका नहीं है अगर ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है। अब बस K निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो क्या लिखा हुआ है? AT इक्वल टू A0 माइनस KT, है ना। AT कितना दिया हुआ है? 0.3, ये कितना दिया हुआ है? 1.5 माइनस K की वैल्यू निकालनी है, T कितना दिया हुआ है? 40 सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो हम K की वैल्यू पर सेकंड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 लिख दिया, ये इधर गया तो ये हो गया 1.2 इक्वल टू KT, K इंटू 40, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहां से 0.03।
चेक कर लेना एक बार, आंसर तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसका हमने ट्राई कर लिया, सही है क्या नहीं है। चीजें कितनी आ रही है 0.03। सेकेंड चीज टी हाफ के बारे में कल बात किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर बात किया था टी हाफ के बारे में। टी हाफ मतलब वो टाइम जब आधा कंसंट्रेशन बचा रह जाएगा। तो टी हाफ का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे सीधा वही फॉर्मूला लगाऊंगा। टी हाफ होता है n0/2k, याद है कल फॉर्मूला लास्ट टाइम पे बताया था। तो टी हाफ इज इक्वल टू n0/2k। n0 की वैल्यू है 1.5, 2 into k है 0.03। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। ये गया 100 ऊपर, ठीक है, ये गया 10 नीचे, एक से एक कैंसल, 3 हो गया 5, 50/2, आंसर आ गया 25 सेकेंड्स। ठीक है, के का यूनिट मेंशन कर देता हूं, आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा डाउट नहीं लगना चाहिए। के का यूनिट मेंशन कर देता हूं, बताओ क्या आएगा। के का यूनिट आएगा ms-1। एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने के को भी फाइंड आउट करना सीखा, टी हाफ को भी पूछा। इसी तरीके से इसमें ये भी पूछ सकता है कि टी कंप्लीशन, तो वैल्यू क्या होती है n0/k। n0/k मतलब इसका डबल, 50 सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, चीजें याद रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जीरो ऑर्डर से करवाए जो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होंगे। अगर इतने ये तीनों क्वेश्चन जो करवाए ना, अगर इनको अच्छे से समझ गए हो तो जीरो ऑर्डर बहुत आसान है, बहुत है, मतलब बहुत आसान है यार। ठीक है, चलते नोट की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर। पहला पॉइंट है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको समझना। हमें पता है कि जैसे मैंने इसका डेरिवेशन समझाया था तो मैंने बोला था कि रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू ए टू द पावर n, है ना। रेट क्या होता है, k इंटू ए टू द पावर n। अगर a कोई रिएक्टेंट है, अगर n की वैल्यू अगर 0 है तो रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो रेट क्या हो जाएगा k। तो तुम देखोगे तो रेट की वैल्यू क्या आ रही है, k मतलब रेट कांस्टेंट। क्या इसके साथ कोई कंसंट्रेशन वाला टर्म आ रहा है, कोई कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस रिएक्शन का रेट होगा वो इसकी कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसकी रेट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट है। इसकी रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और अगर इसकी रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती और तुम्हें अगर कोई पूछ लेता है कि रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए। तो बताओ ग्राफ क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर देते हैं बच्चे। रेट वर्सेस टाइम, लास्ट टाइम पे मैंने 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। अगर तुम लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम पे मैंने 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा था। यहाँ पे मैं रेट वर्सेस टाइम पूछ रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले उसको समझोगे। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि टाइम के साथ इसका रेट चेंज नहीं होगा। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर हो रही होगी, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमें क्या बोलना चाह रही है। बढ़िया, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो सकती है क्योंकि हम उसका टी कंप्लीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे तुम आगे फर्स्ट ऑर्डर देखोगे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो वो जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो पता लग जाएगा। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट हो जाती है। हाँ, जीरो ऑर्डर हो जाती है कंप्लीट। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, याद नहीं रखना है, जस्ट एक एग्जांपल से तो समझा दिए। जैसे कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, H2+Cl2 से यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही पार्ट है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है ये रिएक्शन। एक और चीज है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द सॉलिड कैटलिस्ट सरफेस, मतलब किसी भी कैटलिस्ट है वो सॉलिड है तो उसकी सरफेस पे जो भी रिएक्शन होगी, जैसे निकल है तो इसकी सरफेस पे जो भी ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तो
इनको तुम याद भी रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स है जो यहाँ पे मैंने तुमको समझा दिए, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी चीजें थी रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर, जिसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे पढ़े, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे कि इनकी वेराइटीज क्या हो सकती है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन को आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उसके अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल जीरो ऑर्डर यहीं पे खत्म हो रहा है, तो एक बार इसको अच्छे से एक बार समझ लो, क्योंकि जो चीजें तुमने यहाँ पर की है, जीरो ऑर्डर के अंदर की है, वो सेम टू सेम चीजें तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लगानी है, ठीक है। सिमिलर तरीके से उसका डेरिवेशन करना है, सेम चीज है। तो अगर जीरो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फर्स्ट ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स नहीं, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम उसका पूरा डेरिवेशन, उसके कुछ ग्राफ, उसके कुछ फॉर्मूले, सारी चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सुनने वाले हो, ठीक है। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा, ठीक है। तो आराम से सुनते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएगी। वैसे जो चीजें जीरो ऑर्डर के अंदर कर चुके हो वही चीजें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होगी, लेकिन बस कुछ चेंजेस होंगे, वो तुम्हें दिखते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कोई रिएक्शन है जो ए से पी, मतलब ए से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नोट, टी इक्वल टू टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए टी, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन की, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की नहीं भी बात करेंगे तो चल जाए, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नोट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए टी। अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है तो रेट क्या होगा, रेट होगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर। अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो सिंपल क्या हो गया, ये के इंटू ए, ये सिंपल क्या हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा। चीज क्लियर है, यहाँ पर तो सिंपल है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को रिलेट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। ये माइनस को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डी टी नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया, ठीक है। वैसे इसको अंदर ले लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, नेगेटिव बाहर हम यूज कर सकते हैं। देखो अगर मैं t की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नोट। यहाँ पे t की वैल्यू t लेता हूं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 80 है। सही चीज है। अब मुझे बताओ कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ln a, जिसकी लिमिट जाएगी ए नोट से 80 इज इक्वल टू के इंटू टी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0 जब उसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल माइनस के टी, है ना। तो ये चीज हमारे पास निकल के आएगी, ये चीज हमारे पास निकल के आएगी। तो इसको अब हम फर्दर देखते हैं, वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, ln 80 माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, आया ना। चेक करो पर अच्छे से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे से चेक कर सकते हो। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ln a नोट माइनस ln at इज इक्वल्स टू के टी, है ना। अब ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये माइनस वाले हैं तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ln a नोट अपॉन 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल के टी इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। चीज सिंपल है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको KT को इधर लेके आ रहा हूँ, तो KT इक्वल टू सिंपल क्या लिखा हुआ है, ln A नोट अपॉन AT, है ना, ये चीज लिखा हुआ है। ध्यान से देखते जाओ, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाओ, जो भी करता जा रहा हूँ, काफी सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। ln को कन्वर्ट करना है log में, क्योंकि यहाँ पे हमें log के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल k इंटू टी इज इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, है ना, log बेस 10 A नोट बाय 8, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A नोट बाय 80। चीज समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं यहाँ पे, क्या किया है, चीज समझ में आ रही है। सिंपल सा एक डेरिवेशन है, ये चीज लगेगी तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये चीज किसके लिए लगेगी, तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगेगी, ठीक है। वहां पे था AT इक्वल टू A नोट माइनस KT, यहां पर कुछ इस तरीके से यूज होने वाला है तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है। log को देख के घबराना नहीं है, सिंपल सी चीजें लगेगी, log की बेसिक्स लगेगा, वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वो हमेशा यूज होता है कहीं ना कहीं, तो log की बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, log 2, log 3, log 5 की वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको चीज को तुम समझ पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर में यहाँ पे 2 नाम दे रहा हूं, ठीक है। एक को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को उठाया, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को उठाया। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ln A नोट बाय 80 इक्वल टू KT, है ना, ये लिखा हुआ है ना। यहाँ या ये जो ln होता है, इसका मतलब क्या है, ln का मतलब होता है log बेस e, है ना, ये होता है ना, log बेस e तो होता है, ये e को इसकी पावर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A नोट बाय 80 इक्वल टू e टू दी पावर KT, है ना, e टू दी पावर KT। अब अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे 80 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, तो 80 क्या आ जाएगा, 80 उधर जाएगा, e की पावर KT इधर जाएगा, तो 80 इक्वल टू A नोट डिवाइडेड बाय e टू दी पावर KT, है ना। तो यहां से क्या चीज पता चलेगी, यहां से चीज पता चलेगी कि 80 इक्वल टू हो जाएगा A नोट इंटू e टू दी पावर माइनस KT, 80 इक्वल टू A नोट इंटू e टू दी पावर माइनस KT। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहां से डिराइव किया, ये चीज समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 से इस तरीके से इसको डिराइव किया। इसका एक सिंपल सा ग्राफ है, तो वो मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ। ग्राफ क्या है, सिंपल सा, कभी कभी 80 वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ वहां पे बात किया था, तो यहाँ पे कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, लेकिन वो भी कैसा डिक्रीज होता हो, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ग्राफ इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। 80 वर्सेस टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें चीज क्लियर हो रही होगी कैसे डिराइव हुआ, एक बार देख लो इसको अच्छे से। फिर कुछ और बातें करनी है रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद हम आगे बातें कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार चीजें समझा देता हूँ। ए से पी कोई प्रोडक्ट था, ए से कोई प्रोडक्ट जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे ए नोट था, टी इक्वल टू टी पे एटी था, उसका रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो के इंटू ए की पावर 1 हो जाएगा, के ए हो जाएगा, सही है। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए, तो माइनस डी ए बाई ए, ये ए नीचे गया, डी टी उधर गया, तो इंटीग्रेशन किया ए नोट से ए टी, 0 से टी, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और ln x को हम पुट करेंगे तो ln a हो जाएगा, और ln a में पुट करेंगे तो ln a को पुट करेंगे a नोट से a t, उसकी लिमिट लगा दी हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस के टी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आ जाएगा, चीज सही है। फिर ये चीज सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने क्या किया हुआ है, ln को कन्वर्ट किया है लॉग में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला में हमेशा यूज करना। फिर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये ln जो होता है वो क्या होता है, log बेस e होता है, तो a नोट अपॉन 80 कर दिया, इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, kt। तो यहाँ से मैंने 80 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ t,
तो मेरे कुछ एक्सपोनेंशियली फॉर्म में वैल्यू आ रही थी, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो चीज तुम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू निकाली जा रही है। अब चलते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या था, KT इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 बोलो 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 A0 बाय 80 है ना। चीज सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम यहां पे निकालने वाले हैं T हाफ। क्या निकालने वाले हैं बेटा, T हाफ निकालने वाले हैं। चलो बताओ क्या होगा T हाफ, क्या होगा। T हाफ का मतलब है कि 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A0 बाय 2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुम बोलोगे सर 80 की वैल्यू हो जाएगी A0 बाय 2। तो 80 की वैल्यू A0 बाय 2 यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो लिखा हुआ है K इंटू T हाफ, लिख दें इसको, इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A0 डिवाइडेड बाय A0 बाय 2। बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या, तुम देखोगे तो A0 से A0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस 2 पर चला जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो log बेस 2 कितना होता है बताया हुआ है मैंने तुम्हें, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, 0.3 ले लेते हैं तो भी चलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा K इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 0.693। इंपॉर्टेंट वैल्यू है 0.693। तो यहां से टी हाफ की वैल्यू आएगी 0.693 बाय K। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। टी हाफ मतलब वो टाइम जब A की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, वो टाइम कैसे निकालेंगे, 0.693 बाय K से हम वो वैल्यू निकालने वाले। चीज क्लियर है क्या। तो यहाँ पे टी हाफ में निकाल सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे टी कंप्लीशन नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं तुम्हें उस फॉर्मूले के अंदर ही समझा देता हूं। अगर मैं टी कंप्लीशन निकालने की कोशिश भी करूं तो टी कंप्लीशन का मतलब हो जाएगा 80 इक्वल टू 0, है ना। 80 इक्वल टू 0 यहां पुट करो तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। और अगर ये वैल्यू इंफिनिटी होगी, और log इंफिनिटी होता है इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि log के अंदर अगर वैल्यू बढ़ती है तो log की वैल्यू बढ़ती है। तो ये इंफिनिटी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम टी कंप्लीशन की बात नहीं करते, या हम ये बोल सकते हैं कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इंफिनिटी का मतलब क्या है, कभी कंप्लीट नहीं होना। एक चीज तो यहां से समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पे कभी भी टी कंप्लीशन की बात नहीं करेंगे फॉर्मूले से। एक और चीज मैं तुम्हें ग्राफ से भी समझा देता हूं। ग्राफ जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, AT वर्सेस T वाला, तो ये कुछ ग्राफ था। तो क्या ये ग्राफ कभी इस एक्सिस को टच कर रहा है, क्या ये कभी इस एक्सिस को टच करेगा, नहीं करेगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है वो समझते हैं। इस एक्सिस को टच करने का मतलब है एक्स एक्सिस को कि 80 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब 80 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, और कभी भी 0 नहीं होगी मतलब वो रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने टी कंप्लीशन निकाला था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम टी कंप्लीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से हम यहाँ पे ओनली टी हाफ के साथ ही डील करते हैं। याद रहेगी इतनी सी चीज, पक्का याद रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं है। बढ़िया, ठीक है। तो टी हाफ हमने यहाँ पे सीखा कि टी हाफ कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला रट लो ये वाला फॉर्मूला। इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 0.693 बाय K इज इक्वल टू टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद चलते हैं हम यूनिट के बारे में बात करने में। यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो बताओगे मुझे कि क्या
यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो कभी भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अगर मैं टाइम को सेकंड में ले रहा हूं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो बताओगे, एक फॉर्मूला बताया था मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, है ना, लीटर टू दी पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू 0 है, कर दो पुट n की वैल्यू, सॉरी 1 जीरो ऑर्डर नहीं चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो सेकंड इनवर्स बच गया, तो आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो k होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना है, और जो बेसिक फॉर्मूला तुम्हें समझाया है वो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें, और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन और उसके फॉर्मूले के बारे में समझा। अगले लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है हमारे लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर ओनली उसके क्वेश्चंस ही हम बात करने वाले हैं, डिफरेंट वेराइटीज और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए इन चीज़ों को समझो अच्छे तरीके से, डेरिवेशन को समझो, फॉर्मूले को याद करो, और कुछ क्वेश्चंस जीरो ऑर्डर से रिलेटेड ट्राई करने की कोशिश करो। और जो भी इस लेक्चर के नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम लिख सकते हो। इसी तरीके से पढ़ते रहो, चीज़ें करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।